how bond length can be estimated. ओके, स्क्रीन शेयर की मैंने, सबको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमने कहा छोड़ा था इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में। तो लास्ट टाइम हमने जो था, अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वही मॉलिक्यूल्स शो करते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है? आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन से हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़े थे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। प्रोलेट और ओबलेट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। ओबलेट प्रोलेट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद हमने रिजिड रोटर के बारे में पढ़ा था। रिजिड रोटर हमने आपको बताया था क्या होता है। रिजिड रोटर होता है कि जब मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जब दो कोई एटम है वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जब वो रोटेशनल मोशन में है तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। ये एक आइडियल कंडीशन है, जनरली ऐसी आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था। एनर्जी को हमने देखा था अगर जूल्स में है, जूल्स के बाद हमने देखा था उसको अगर सेंटीमीटर इनवर्स या इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर हमने उसको चेंज करना है फ्रॉम जूल्स टू वेव नंबर और सेंटीमीटर इनवर्स, तो हम उसको HC से जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर हमको उसको रिवर्स जाना है तो हम उसको HC से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एनर्जी लेवल्स क्या है, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमने सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ा था कि सिलेक्शन रूल क्या होगा, और अब हम इंटेंसिटीज और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हम जो थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्शन रूल है, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल जो आपका मॉलिक्यूल है वो जब एब्जॉर्प्शन होगी, एमिशन होगी, तो वो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो सकती है? वो सिर्फ 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से 4 जा सकता है, 4 से 3 पे आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें डेल्टा J कैन नेवर बी इक्वल टू +-2 +-3, और यही इसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो हम सिलेक्शन रूल है कि इसमें कौन सी पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं, ये हम जो है सारी क्वांटम मैकेनिक्स से जो है वो हम निकालते हैं। उसके बाद हम इंटेंसिटीज की बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी क्या होगी। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, कोई भी ट्रांजिशन होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे एक ब्लैक कलर में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, Ni/N0 is equals to e raised to power minus ei upon kt, where k is your Boltzmann constant। ठीक है, क्या k क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपकी एनर्जी की वैल्यूज, एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी इन वेव नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, ये सारे फॉर्मूले जो है वो निकले हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब अभी भी कौन ज्वाइन कर रहा है? क्यों लेट हो गए ज्वाइन करने में? नेहा शर्मा, ओके। ओ कौन है अभी भी? अश्वासिनी डोगरा, ठीक है। काफी स्ट्रेंथ होगी आपकी, 44 45, ठीक है। उसके बाद ये सारा है। अब उसके बाद क्या है कि अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटीज के बारे में कि इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हम लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, हाँ मैं ये बोल रही थी फॉर्मूले के बारे में, Ni/N0 इज इक्वल्स टू e raised to power minus e upon kt। ये फॉर्मूला आपने बड़ी बार देखा होगा। इसको हम जनरली बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है, अभी हम आगे देखेंगे। अब हम इंटेंसिटीज की बात कर रहे थे, इंटेंसिटीज की बात करते हैं, कहते हैं सपोज अब हम इंटेंसिटी की बात क्या है कि जितनी ज्यादा ट्रांजिशंस होंगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी, राइट। अब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी ज्वाइन कर लिया करो अगर आपको टाइम बोला है तो। अब जैसे कि हम जो है देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सैंपल है, कोई हमारे पास सैंपल है, सैंपल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल की जो होगी वो अपनी एक डिफरेंट एनर्जी होगी। हम ये तो नहीं कह सकते ना, जैसे क्लासरूम में है, क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी अपनी एक एक्टिवेशन स्टेट में जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं। वैसे ही अगर हम कोई एग्जाम्पल है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे,
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो होगी वो डिफरेंट एनर्जीज होगी। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट एनर्जी होगी, इसका मतलब ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ही एक डिफरेंट एनर्जीज के साथ क्या कर रहे होंगे, उनमें रोटेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, 2B हो सकती है। अगर वो नेक्स्ट किसी हायर एनर्जी स्टेट में तो उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, 4B या 6B, जो भी थी आपकी वैल्यूज जो आती है वो हो सकती है। इसका मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर उनकी डिफरेंट एनर्जीज होंगी तो वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या करेंगे, रिजाइड करेंगे। हो सकता है आपके मॉलिक्यूल्स मतलब जे जो आपका एनर्जी लेवल J इक्वल टू 0 है या J इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 3 है या J इक्वल टू 4 जो भी है, तो इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी लेवल्स में जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब कितने मॉलिक्यूल्स कितने एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट हैं, जब उनमें ट्रांजिशन होगी, जब उसमें हम माइक्रोवेव रेडिएशंस फॉल कराएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे। अब जिस एनर्जी लेवल पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन आई मीन्स टू से कि उस एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतनी ही इंटेंसिटी होगी। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि J इक्वल टू 0 जो एनर्जी लेवल है उस पे जो पॉपुलेशन है कि उस पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, J इक्वल टू 1 पे भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, J इक्वल टू पे भी 100 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हमने सपोज कर लिया कि हर एक एनर्जी लेवल पे जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो J इक्वल टू 0 से जाने के लिए, J इक्वल टू 1 तक जाने के लिए सपोज अगर 10 जूल्स एनर्जी लगती है तो J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 2 जाने में कितनी एनर्जी लगेगी? 20 जूल्स लग रही है ना? क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एनर्जी लेवल पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो जब हम उस पर रेडिएशंस फॉल कराएंगे तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके उसमें क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, वो हायर एनर्जी लेवल पे जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। अब हमने सपोज किया है कि हर एक एनर्जी लेवल पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप की अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है उसका अगर हम इंटेंसिटी का ग्राफ देखें, जैसे ये मैंने ग्रीन कलर में इसको जो है वो सर्कल में बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी और के और एनर्जी के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी की लाइंस आएंगी हर एक एनर्जी पे वो क्या आएंगी, इक्वल इंटेंसिटी की होगी, सेम एब्जॉर्प्शन होगी, है ना, सेम एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो रेडिएशन जो फॉल करेंगे तो वो 100 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी हर एक एनर्जी लेवल पे। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह से आना चाहिए, इंटेंसिटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं और उसको ग्रीन सर्कल में जो है वो ड्रॉ किया हुआ उसके, इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से आना चाहिए जिसमें क्या होगी कि सेम एब्जॉर्प्शन होगी हर एनर्जी लेवल की। इसका क्या मतलब है, इट मींस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बिंग, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती है, जो इंटेंसिटीज होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने सपोज किया है कि जैसे मैं आपको समझाने के लिए सपोज कर रही हूँ कि हम हर एक एनर्जी लेवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स की, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, ठीक है। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड इन एनर्जी लेवल्स, तो इंटेंसिटीज भी क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती है एनर्जी लेवल्स पे। तो हम सेकंड केस ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स की, फर्स्ट लेवल पे हम कंसीडर कर लेते हैं 700 है, सेकंड पे 100 है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। जब पॉपुलेशन कम हो रही है तो जब हम रेडिएशन इसमें फॉल करवाएंगे, रेडिएशन जब हम इस पे फॉल करवाएंगे, मॉलिक्यूल सब जब एब्जॉर्ब करेंगे, अब J इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल पे जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या होगी, अदर इंटेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना। Am I audible? Yes, ma'am, you're Yes, audible. ma'am. Yes, ma'am.
बड़ी शांति हो गई है। साथ साथ में नोट भी हो रहा है ना, इसलिए। नहीं, मैं ना ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक यस है? मैम। हाँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम 700 मॉलिक्यूल्स जो है वो J इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल पे हैं, और अगर जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे जाते जाएं, तो पॉपुलेशन को अगर हम कम देते जाएं, तो इसका मतलब कि जब मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी, J इक्वल टू 0 टू J इक्वल टू 1, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से जो रिलेटिव पॉपुलेशन हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता कि इस फर्स्ट लेवल पे 700 मॉलिक्यूल्स हैं, 800 मॉलिक्यूल्स हैं, 900 मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिर्फ हम खुद से सपोज कर रहे हैं, और ये भी हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि सपोज वी हैव 1000 मॉलिक्यूल्स। जनरली जब भी हम कोई सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, कोई भी हम सैंपल लेंगे, हमें नहीं पता उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इट कंटेन्स थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल इट कंटेन्स। तो अब किस एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हायर एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हम डिस्क्राइब करते हैं with very well known formula which is known as the Boltzmann distribution law, और हम इसको बोलते हैं Boltzmann distribution ऑफ पॉपुलेशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी बोलते हैं। अब बोल्ट्जमैन ने हमको एक फॉर्मूला दिया कि जब भी कोई एक सैंपल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे डिसाइड करते हैं, लेकिन वो उसने हमको फॉर्मूला दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल। अब जो J इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल होगा, उस पे जो पॉपुलेशन होगी वो हम डिनोट करते हैं N0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हायर एनर्जी लेवल इट मे बी J इक्वल टू 1, इट मे बी J इक्वल टू 2, इट मे बी J इक्वल टू 3, इट मे बी J इक्वल टू 4। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल, हायर एनर्जी लेवल्स में कितनी पॉपुलेशन है, तो वो जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो है वो हम पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला है NJ डिवाइडेड बाय N0। NJ का मतलब है पॉपुलेशन इन हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब हायर एनर्जी लेवल कौन सा है, अब NJ मैंने लिखा है ना, अब ये जो J है, हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, J में बी 1, J में बी 2, J में बी 3, J में बी 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय N0। N0 है population in the ground energy level, or you can say that population in the energy level J equal to 0। तो बोल्ट्जमैन ने जो हमको फॉर्मूला दिया, इसमें हम जो पॉपुलेशन निकालते हैं वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल होगी। और आपका ग्राउंड एनर्जी लेवल कौन सा है, J इक्वल टू 0 जिसकी वैल्यू है, दैट इज योर ग्राउंड एनर्जी लेवल। और उस एनर्जी लेवल पे जो आपकी पॉपुलेशन है, दैट इज डिनोटेड बाय N0। एंड population in other energy levels or higher energy levels, higher energy level means J equals to 1, J equal to 2, J equal to 3, J equal to 4। इन higher energy levels पे जो भी आपकी population होगी, that is represented by NJ। अब यहाँ पे NJ जो है वो N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है। अगर हम लिखें N1 डिवाइडेड बाय N0, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, population in the first energy level with respect to the ground energy level। अगर J equal to 2 है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2 डिवाइडेड बाय N0, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, population in second energy level or population in energy level having J value equal to 2 with respect to the energy level in ground energy level having J value equal to 0। समझ में आ गया सबको? सो हम रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, विच इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं इसको, हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है NJ डिवाइडेड बाय N0 इज इक्वल्स टू E रेज टू पावर माइनस EJ अपॉन KT। EJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी एनर्जी। तो K क्या है आपका यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है आपका, टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉपुलेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, फाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं, सपोज
अब जी मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जैसे ये फॉर्मूला है NG/N0, हाँ तो जी, आप बोल रहे हो कि जब 0 से 2 पे ट्रांजिशन होगी उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला। ट्रांजिशन की बात नहीं बोली, मैंने बोला कि पॉपुलेशन एनर्जी लेवल्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी, 1000 को हमने 700 या जो भी दे रहे हैं, वो मैंने जस्ट आपको सपोज किया कि मे बी इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, आपको मैंने इंटेंसिटी समझाने के लिए किया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। लेकिन पॉपुलेशन मॉलिक्यूल्स को एक सैंपल है, उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी लेवल में, वो हमको इस फॉर्मूले से पता चलता है। मैंने बोला कि जो पॉपुलेशन आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल देखते हैं, फिर यहाँ जिसका फॉर्मूला है NJ डिवाइडेड बाय N0। अब मैंने यहाँ पे बोला NJ आपका N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है। सपोज आपको N1 अपॉन N0 निकालना है, N1 अपॉन N0 मतलब पॉपुलेशन इन द एनर्जी लेवल हैविंग J वैल्यू 1 with respect to population in the ground energy level, and your ground energy level having the value J equals to 0। फाइन, ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद सपोज, ठीक है, उसके बाद सपोज कि आपके पास टेम्प, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, NJ अपॉन N0 इज इक्वल्स टू E रेज टू पावर माइनस EJ अपॉन KT। और इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, राइट, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। सपोज हम कोई रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर सपोज वी हैव टेकन 300 केल्विन पे हम देखते हैं, पता है ना आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यस मैम। ठीक है, Yes, 200 ma'am. तो आपका 300 केल्विन कितना हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं हम। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो आप लेते हैं स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो सपोज 300 केल्विन है। अब देखो कैलकुलेट किया है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। NJ अपॉन N0 इज इक्वल्स टू E रेज टू पावर माइनस EJ अपॉन KT। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है रिजिड रोटर की, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J+1 इन जूल्स। जूल्स में है, इसको अगर हमको एप्सिलॉन में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है, HC से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इस तरह से जो है वो बन जाएगा, E रेज टू पावर माइनस BJ J+1 HC अपॉन KT। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अगर हमको इधर से जूल्स में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर इनवर्स में ये आती है, इसको अगर सेंटीमीटर से फिर से अगर हमको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको HC से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हम और पुट करना, J जो है यहाँ पे हमने क्या लिया है, इक्वल्स टू 1 लिया हुआ, आपकी स्क्रीन पे पूरा कुछ दिख रहा है। J इक्वल टू अगर हमने 1 लिया है, अगर J इक्वल टू 1 लिया, इसका मतलब हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल, माइनस B इंटू ये सारी, जब भी हम पूरा कैलकुलेट वैल्यूज पुट करेंगे, H जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 into 10⁻⁻34। ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 0.998। 0.998 दिस मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, है ना, दिस मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसका क्या निकला है, अगर हमने सारा इसको हम कंक्लूड करें, इसका मतलब N1 डिवाइडेड बाय N0 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। इसका मतलब N1 इज इक्वल्स टू N0। इसका क्या मतलब है, पॉपुलेशन एट J इक्वल टू 0 एंड J इक्वल टू 1 लेवल्स आर ऑलमोस्ट सेम। फाइन, इसी तरह से हम अगली भी रिलेटिव पॉपुलेशंस जो है वो निकाल सकते हैं। J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3 पे रिलेटिव पॉपुलेशन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, तो हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो N1 और N0 दोनों ये जो पॉपुलेशन है फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल, उनमें पॉपुलेशंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। अब ratio of NJ divided by N0 decreases with the J value।
अब क्या हुआ, अब जो है एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वही वैल्यूज अगर हम उसमें पुट करें, जैसे ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें मैंने j इक्वल टू 1 पुट किया, इसी में जब आप j इक्वल टू 2 पुट करोगे, j इक्वल टू 3 पुट करोगे, j इक्वल टू 4 पुट करोगे, तो जो आपके पास ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, nj डिवाइडेड बाय n नॉट विद रिस्पेक्ट टू j, मतलब वर्सेस j वैल्यूज। तो आपकी ये जो वैल्यूज है ना, ये क्या है, इसमें देखा आपने, ये क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी j की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ng अपॉन n नॉट की रेशियो जो है वो आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और आपका क्या है, शार्प डिक्रीज है। शार्प डिक्रीज का मतलब ये है कि हायर एनर्जी लेवल पे जो आपकी पॉपुलेशन है, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, इन एनर्जी लेवल्स पे जो आपकी पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी लेवल, वो आपकी क्या होती जा रही है, देयर इज अ वेरी शार्प डिक्रीज, है ना। ग्राफ से आपको यही पता चल रहा है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, अभी आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको जब आप इसको एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फाइन, ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट nj अपॉन n नॉट जो है, अगर हम जो फॉर्मूला है आपने अपनी नोटबुक पे लिखा होगा या आपने देखा होगा, वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस j, है ना। ये देखो, ये है ना, कहाँ गया, ये है, ये देखो, ये निकाला मैंने 0.998, इसके ऊपर अगर हम फॉर्मूला देखें क्या है, e रेज टू पावर माइनस बी जे जे प्लस 1 एच सी अपॉन के टी। इसका मतलब एन जे अपॉन एन नॉट अगर हम बाकियों को कांस्टेंट कर दें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस जे, है ना, e रेज टू पावर माइनस जे के इक्वल है ना। यस मैम। ठीक है, अगर e रेज टू पावर -1 की वैल्यू है, e रेज टू पावर -2, e रेज टू पावर अगर -3 कर रहे हैं, अब देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है 1 2 3, है ना, लेकिन जब उस पर नेगेटिव साइन आ गया, अगर नेगेटिव साइन नहीं होता, अगर सिर्फ पॉजिटिव साइन होता, तो ये जो एक्सपोनेंशियल 1 e रेज टू पावर 2, e रेज टू पावर 3, ये वैल्यूज क्या करनी थी, इंक्रीज करती हैं। ये आप चाहे कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, लेकिन जब माइनस लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका j की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो आपकी ये जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जब आपकी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी जो nj अपॉन n नॉट की रेशियो वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस शोज as j increases nj upon n naught decreases, relative population decreases as we move to the higher energy level or higher j values। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपके लोअर एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे n इक्वल्स टू जो j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ रिजाइड करती है, आपकी लोअर एनर्जी लेवल्स पे जो है वो आपकी रिजाइड करती है। आपकी हायर एनर्जी लेवल्स पे आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। अब अगर आपके लोअर एनर्जी लेवल्स पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी उन लाइंस की, वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। फाइन, यस मैम। यस मैम। अब ये जो मैं आपको दो तीन जो है वो रिलेशन बताऊंगी कि एन बी की वैल्यू इंक्रीज करे तो क्या होता है, टेम्परेचर की इंक्रीज करे। अगर आपके कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इफ बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपकी रिलेटिव पॉपुलेशन या इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से आपको याद रखना है। ये यहाँ से आपको एकदम से कुछ भी सोचना नहीं पड़ना चाहिए, और आपको डायरेक्ट जो है मैं अगर पॉसिबल होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कर दूंगी, आपको ट्राई करिएगा उनको सॉल्व करने की। ओके, तो जैसे आ गया, अब हम पहले हमारा एक, अब रेड में एक सर्कल में मैंने एक रिलेशन बता दिया आपको, nj अपॉन n नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस j। अब अगर हम फिर से उस फॉर्मूले में बैक जाएं, तो उससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nj अपॉन n नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस b, है ना, b क्या, b e रेज टू पावर माइनस b है ना, अगर आप फॉर्मूला देखो। अब
बी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, जैसे बी इक्वल टू 5 है, अगर बी इक्वल टू 10 है, अगर आपके बी की वैल्यू लेट ई रेस्ट टू पावर -5 है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये आती है। अगर ई रेस्ट टू पावर -10 है, अगर बी की वैल्यू आपकी 10 आती है, तो आपकी वैल्यू ये है। इसका मतलब देखो, ये अगर आपकी बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल जो आपकी जो टर्म है ये क्या करिए, डिक्रीज करिए, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन भी, ये जो रेशियो है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। ये देखो ग्राफ में एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है व्हेन बी है 5 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू, और आपकी रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 10 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू। तो जैसे जैसे अगर आपकी बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपकी ये जो कर्व है ये आपकी क्या करती जाएगी, इसकी जो स्लोप है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी जो mg/n0 की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर -b। तो इस तरह से आपके कर्व्स भी जो आ जाएंगे। अगर मैं लिखूं b इक्वल टू 15, तो वो रेड से भी नीचे आएगी कर्व, है ना, तो क्या वहां पे ज्यादा शार्प डिक्रीज आएगी। उसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि आपकी जितनी ज्यादा बी की वैल्यू होगी, आपकी जो पॉपुलेशन है हायर एनर्जी लेवल्स में वो और कम होती जाएगी, वो और कम होती जाएगी। जितनी कम पॉपुलेशन होगी तो वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी भी क्या करेगी, आपके लोअर एनर्जी लेवल्स की जो ट्रांजिशन होंगी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और हायर एनर्जी लेवल्स की जो उसमें ट्रांजिशन होंगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फाइन। यस मैम। सो आपकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, और जो आपकी पॉपुलेशन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। एक फैक्टर आपने पढ़ लिया जे, रोटेशनल क्वांटम नंबर, एक आपका आ गया बी, और तीसरा अब आपका आ गया टेम्परेचर। ठीक है, अब आप आ जाओ सिमिलरली, Ng/n0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर -1/t। फाइन। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, जनरली आपको पता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे और वो कहाँ जाएंगे, आपके हायर एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम इसको फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जो है वो देख सकते हैं। Nj/n0 is directly proportional to e raised to power -1/t अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन रखें और टेम्परेचर की वैल्यू 400 केल्विन रखें, तो देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो 400 केल्विन की वैल्यू है उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो ज्यादा है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये क्या है, आपका डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो आपके जो 1/t की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी वैल्यू, तो वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। सिंपल मैथमेटिक्स, समझ में आई मैंने क्या बोला। यस मैम। टेम्परेचर आपका डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 1 टेम्परेचर वैल्यू, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी वैल्यू क्या करेगी, 1 दैट वैल्यू वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में जब वैल्यू डिक्रीज करती है इसका मतलब वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और आपकी Nj/n0 की रेशियो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो पॉपुलेशन है हायर एनर्जी लेवल पे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस योर Nj/n0 इंक्रीजेस। सो एक बार फिर से देखते हैं, व्हेन J इंक्रीजेस Nj/n0 डिक्रीजेस। ये मैंने बनाई है ना एरो, अपवर्ड एरो मींस इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो मींस डिक्रीज। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सो बी का क्या है, बी इंक्रीज, अपवर्ड एरो, Nj/n0 डिक्रीज। सो व्हेन योर T temperature increases, your Nj/n0 ratio increases. So intensity depend upon population, and this population depend upon 3 factors, your J, B and T. Fine. यस मैम। Yes. ओके, ठीक है। अब ये जो हम जो है वो यूज अब हम ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन है। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस अगर हमारे पास हो, अगर हमसे वहां से हम जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, हाउ दैट बॉन्ड लेंथ कैन बी एस्टिमेटेड। मैं आपको एक वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ, और वो वीडियो जो है वो करती हूँ, अगर आपको शो होता है तो लेट मी do. Okay. शेयर हुई है आपको स्क्रीन?
Yes, ma'am. How bond Yes, length ma'am. can So देखो how bond length can be estimated from the rotational energy changes. जैसे rotational energy levels के साथ आप bond length जो है वो कैसे estimate कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? be estimated from rotational energy changes. The frequency सुन separation ही रहा है. successive line in the rotational spectrum is given by Data is not delta visible. equals to 2b. वीडियो नहीं दिख रहा है. वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ ऑडियो आ रहा है मैम. वीडियो नहीं आ रहा. नो मैम. No, ma'am. एक मिनट वेट करो. अब कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं. नो मैम. ओके. अब How bond length can be estimated from ma'am. rotational मैम energy. वीडियो नहीं आ रही. The frequency separation between अभी भी सिर्फ ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही. नो मैम. No, ma'am. ऑडियो. successive line in the rotational spectrum is given by delta nu bar Okay. is equals to 2b, where b is rotational constant and is equal to h by 8 pi square नहीं IC. शो हो रहा आपको? Therefore, delta No, nu ma'am. bar becomes अब आ रही है वीडियो? नो मैम. नो मैम. No, ma'am. नो मैम. यस मैम भी बोला करो. हम आ रही नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है. हाँ. हाय. तनी ये शेयर ही नहीं हो रही है. अच्छा. मैं ये वीडियो आपको कुछ मेल मिल सकते हैं किसी का? ईमेल यस मैम. कोई 5-6 बच्चों का मुझे ईमेल जो है वो दे देना. मैं उनको ईमेल में जो है ये आपको शेयर कर दूंगी वीडियो. आपको पीडीएफ भी, वो पीडीएफ ना व्हाट्सएप पे शेयर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए. या सिर्फ किसी एक बच्चे को शेयर कर दूंगी, आप डाउनलोड करके. मैम आप ना सीआर को कर देना, फिर वो हमें भेज देंगे, मेल कर देंगे. आप बता दो मुझे सीआर कौन है आपके? मैम मैं ही हूँ. मुसर्रत शमीम. कौन? मुसर्रत शमीम. अच्छा मुसर्रत. मेरे को अभी आप ना ईमेल करना अपना सेंड. मैं आपको अब ये पीडीएफ भी और ये वीडियो भी आपको ईमेल कर दूंगी, तो आप जो है वो ग्रुप में शेयर कर देना. ठीक है मैम. ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले वो मेल से फ़ोन पे यहाँ डिपार्टमेंट में नेट चलता नहीं है, वो डाउनलोड करने में इतना प्रॉब्लम होता है फ़ोन से. फिर मैं फ़ोन पे फिर डाउनलोड करती हूँ, फिर वो मैं आपको शेयर करती हूँ, वो शेयर भी नहीं हो पाता है व्हाट्सएप पे. हैवी फाइल्स होती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंट में. ठीक है, तो इसीलिए आप मेरे को ईमेल सेंड कर दो. मैं आपको ईमेल कर दूंगी. आप जो है वो जो एक्चुअली वो वाला ग्रुप है ना जिसमें मैं आपको मैसेज करती हूँ
जिसमें वो टीचर्स भी हैं बाकी वाले, आप अपने पर्सनल जो ग्रुप है आपका स्टूडेंट्स का, आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके श्योर। ठीक है। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, आपकी क्लास भी होगी नेक्स्ट, ठीक है? आकांक्षा रैना, अलीशा गुप्ता, प्रेजेंट मैम। नहीं प्रेजेंट मत बोलिए, मैं नाम बोल रही हूँ, इसका मतलब ये लोग प्रेजेंट है। किसी का नाम छूट जाएगा वो बोल दीजिएगा कि आपका नाम नहीं बोला है, ओके? ओके मैम, ओके मैम। आकांक्षा रैना, अलीशा गुप्ता, अमितोज, एनी जम्वाल, आशिया मलिक, अश्वासिनी डोगरा, भारती शर्मा, गुरदीप कौर,